जेठ जी, अपने छोटे भाई के लिए आपने कुछ किया भी तो उसमें कोई एहसान नहीं किया है। और आपने कौन सा मुफ्त में अपने छोटे भाई के लिए कुछ किया होगा? इसके पीछे आपका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा ही होगा। अरे ये तो छोटे थे, इन्हें क्या मालूम। इतने वक्त तक खेती बाड़ी के पैसे और गाय के दूध को बेचकर जो पैसे आए सब तो आपने रखे। फिर आज आप हमसे उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि हम आपके बेटे की पढ़ाई में मदद करें? हमसे पूछकर बच्चा पैदा किया था। अर्चना अपने जेठ मुकेश जी से कहती है। मुकेश जी बोले, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी अपने भाई की पत्नी नहीं बल्कि बहू बेटी के समान माना है। अपने भाई को भाई नहीं अपने बच्चे की तरह पाला। अरे इसकी परवरिश में कमी ना हो इसके लिए मैंने शादी लेट की, और उसके बाद भी मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है और मेरा भाई खड़ा खड़ा सब सुन रहा है। मुकेश जी का छोटा भाई सुरेश बोला, भैया अर्चना गलत भी क्या कह रही है। ना जाने आज तक आपने कितना पैसा बनाया होगा, मैंने तो कभी उसका हिसाब नहीं लिया। फिर आज आप मेरे सामने हाथ फैलाने कैसे आ सकते हैं? मुकेश बोला, सही कहते थे गांव वाले, नेकी कर और दरिया में डाल। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं ही मूर्ख था जो अपने भाई को पहचान ना सका। अर्चना बोली, भाई साहब अगर आपको मदद चाहिए तो आपके बेटे मोहित को हम शहर में अपने पास रख लेते हैं, पर भाभी को भी आपको यहाँ भेजना होगा। और हाँ, खर्चा पानी आपको ही देना पड़ेगा। हम इतनी मदद कर सकते हैं कि घर में उन्हें रख लेंगे। मुकेश बोला, बहू लता अगर तुम्हारे पास आ जाएगी तो मैं गांव में अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगा? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम लोग मोहित को 2 साल के लिए अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल में रखने की मेरी औकात नहीं है। वो समझदार है, अपना सारा काम खुद कर लेगा। लेकिन लता को अगर मैंने भेज दिया तो? अर्चना बोली, देखिए जेठ जी, मैं बात को बार बार दोहराना नहीं चाहती। अगर आप भाभी को यहाँ भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, वरना रहने दीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सुरेश जाकर अर्चना से बोला, तुम भाभी को यहाँ क्यों बुलाना चाहती हो? अर्चना बोली, अरे मुफ्त की काम वाली मिलेगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सुरेश बाहर आकर बोला, भैया मैं तो भाभी को भी यहाँ बुलाने के पक्ष में नहीं हूँ, पर अगर अर्चना कह रही है तो ठीक है। आप क्या शाम की गाड़ी से वापस लौटेंगे? मुकेश सोचने लगा, अभी 2 घंटे पहले ही तो भाई के पास आया था और भाई जाने के बारे में पूछ रहा है। मुकेश बोला, नहीं नहीं सुरेश, मैं दोपहर की गाड़ी से ही वापस चला जाऊंगा। सुरेश बोला, ठीक है, अर्चना तो अभी आराम करेगी और गाड़ी में तो खाने पीने का मिलता ही है, आप खरीद कर खा लीजिएगा, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अर्चना ने बेमन से उन्हें चाय और 2 बिस्किट दिए और बेचारे मुकेश जी भरी दोपहरी में वापस अपने गांव लौट गए। घर लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी नेहा को सब कुछ बताया। नेहा बोली, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, देवर जी को भले ही आपने अपने बेटे की तरह समझा, पर विवाह के बाद उनके स्वभाव में बहुत बदलाव आया है। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? अपने बेटे के भविष्य के लिए किसी गैर पर भरोसा करने से अच्छा है अपने खून पर करें। मुकेश जी बोले, लता तुम मोहित को लेकर शहर चली जाओ, मैं 2 साल किसी तरह काट लूंगा। लता बोली, परंतु आप घर का काम, अपना खाना पीना, गाय को खिलाना और खेती बाड़ी सब कुछ एक साथ कैसे करेंगे? सच कहते हैं लोग, माँ बाप अपने बच्चे और बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन के लिए कितना त्याग करते हैं, कभी अपने बारे में सोचते नहीं। परंतु वही बच्चे और भाई बहन मौसम की तरह आगे चलकर बदल जाते हैं। कुछ दिनों बाद लता बेटे को लेकर अर्चना के घर पहुंची और पहुंचते ही अर्चना ने घर की पूरी जिम्मेदारी लता पर यह कहकर डाल दी कि आप तो बड़ी हैं, ये घर भी तो आपका ही है, तो रसोई की जिम्मेदारी आप ही संभालो। दिन रात लता रसोई में ही लगी रहती थी, बस ये सोचकर कि किसी तरह 2 साल कट जाए और उसके बच्चे का भविष्य संवर जाए। एक रोज मोहित बोला, चाचा मुझे कॉलेज में असाइनमेंट मिला है, उसके लिए मुझे कुछ किताबों की जरूरत पड़ेगी। सुरेश बोला, किताबों की क्या जरूरत है, लाइब्रेरी या किसी से मांग कर पढ़ लो, वैसे भी तुम्हें पढ़ लिख कर कौन सा बड़ा अफसर बनना है, गांव जाकर हमारी खेती बाड़ी ही तो संभालोगे। लता बोली, देवर जी मेरे हाथ खाली हैं, वरना मैं इसे पैसे दे देती, अगर हो सके तो आप थोड़ी मदद कर दीजिए। तभी अर्चना वहां आई और बोली, भाभी शर्म हया क्या बेच खाई है, अगर आपको मदद चाहिए तो मुझसे बात करो, देवर से चुपके चुपके बात करने की क्या जरूरत है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको रसोई में या फिर पीछे के कमरे में देखना चाहती हूँ, इधर उधर मत भटका कीजिए। मोहित को चाची की बात पसंद नहीं आई। उसने रात में अपनी माँ से कहा, माँ मुझे यहाँ नहीं रहना,
चलो गांव चलते हैं। आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लता बोली, बेटा, मुश्किलों से निकलकर ही इंसान निखरता है। तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। कल को जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो देखना, यही लोग तुमसे सलाह लेने आएंगे। एक रोज अर्चना की कुछ सहेलियां घर आई। लता ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। सबने पूछा, ये कौन है? तो लता के जाते ही अर्चना बोली, अरे ये मेरे पति ने गांव से मेरी मदद करने के लिए किसी को रखा है। तभी मोहित वहां आया और बोला, चाची, माँ कहाँ है? अर्चना की सहेली बोली, ये लड़का तुम्हें चाची क्यों कह रहा है? अर्चना बोली, चाची चाची क्या लगा रखा है? जाओ पीछे सर्वेंट क्वार्टर में बैठो, तुम्हारी माँ काम कर रही है, बाद में आएगी। मोहित वहां से चुपचाप चला गया। अर्चना सहेलियों से बोली, अरे क्या बताऊं, अब मेरे ससुराल से इस कामवाली को लाई हूं तो उसका बेटा भी साथ आ गया है। अब ये मुझे चाची चाची कहता है। बताओ, क्या मैं इसकी चाची लगती हूँ? इतना कहकर वो सब हंसने लगी। लता ने अपनी देवरानी की ये बातें सुनी तो उसकी आंखें गीली हो गई। रात में अर्चना ने सुरेश से लता और मोहित की शिकायत की और बोली, सुनो जी, आपका भतीजा कोई बच्चा नहीं है और हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है। मुझे उसे इस घर में रखना सही नहीं लग रहा है। रिश्तेदारी अपनी जगह है। आप अपनी भाभी और भतीजे से कह दो वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर में ही रहे, सामने कभी ना आए। आपका भतीजा सबके सामने मुझे चाची चाची कहकर आवाज लगाता है, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लता रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी मोहित भागता हुआ आया और अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगा। लता ने कहा, जाओ चाचा चाची को खाने के लिए बुला लाओ। मोहित सुरेश के कमरे में गया और बोला, चाचा जी, चाची, चलो खाना खा लेते हैं। सुरेश ने गुस्से में मोहित को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, बदतमीज, तार जैसा लंबा हो गया है, पर तुझमें इतनी अक्ल नहीं कि किसी के कमरे में बेधड़क नहीं घुसते। देवर की क्रोध भरी आवाज सुन लता भाग कर आई और बोली, क्या हुआ देवर जी? मोहित ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने जवान लड़के पर हाथ उठा दिया? सुरेश बोला, भाभी, आपका बेटा दिखता भले भोला भाला है, पर भोला है नहीं। दिन भर मेरी पत्नी को घूरता रहता है और मेरी बेटी के साथ खेलता रहता है। उसे तो इतनी भी समझ नहीं है कि किसी के कमरे में नॉक करके जाते हैं। लता बोली, राम राम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो अर्चना को मां समान मानता है और ये तो उसकी छोटी बहन है। मोहित चुपचाप वहां से चला गया। लता उसके पीछे जाने लगी तो अर्चना बोली, ओ महारानी, कहाँ चली? हमारे लिए खाना लगाओ और फिर घर का काम खत्म करो। वो खाता है तो खाए, वरना भाड़ में जाए। लता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबको खाना खिलाया, फिर घर का सारा काम खत्म करके अपने बेटे के पास गई। मोहित रोते हुए बोला, माँ, ये खाना मेरे गले से नहीं उतरेगा। अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहूंगा। मैं कल ही कॉलेज वालों से बात करता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता हूँ तो मैं गांव जाकर ही पढ़ लूंगा, पर यहाँ नहीं रहूंगा। वो बिना खाए ही सो गया। मोहित एक अच्छा स्टूडेंट था। उसने कॉलेज जाकर अपने प्रोफेसर से अपनी परेशानी व्यक्त की। सबने उसकी मदद की और उसे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की मंजूरी मिल गई। घर जाकर मोहित ने माँ को सारी बात बताई और वापस पिता के पास जाने का फैसला किया। अगली सुबह मोहित ने अपने चाचा से वापस जाने की बात की तो सुरेश बोला, तुम्हारी मर्जी। अर्चना बोली, हाँ हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ, परंतु तुम्हारी माँ नहीं जा सकती। लता बोली, ये कैसी बात कर रही हो अर्चना? मैं तो यहाँ इसके लिए आई थी। इसे गांव भेजकर मैं यहाँ क्या करूंगी? अर्चना बोली, अगर आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? और फिर याद रखिए, अगर आप गई तो हम एक पैसे की भी मदद नहीं करेंगे। मोहित सामने आकर बोला, चाची, हमें आपकी मदद चाहिए भी नहीं। आपने इन 3-4 महीनों में हमारी जितनी मदद की वो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। चलो माँ, सामान बांधो। और उसी दिन रात की गाड़ी से माँ बेटा वापस चले गए। अचानक पत्नी और बेटे को देखकर मुकेश हैरान रह गया। बेटे ने पिता को सारी बात बताई। लता की आंखें बरसने लगी। मुकेश बोला, क्या सुरेश इतना नीचे गिर गया? मुकेश को अपने भाई के बर्ताव से बहुत धक्का लगा था। वो दिन रात खुद को काम में व्यस्त रखता और उन बातों को भुलाने की कोशिश करता। इधर मोहित घर से ही पढ़ने लगा। एक रोज मुकेश को सुरेश का फोन आया, भैया, मैं चाहता हूँ कि गांव के खेत और घर को बेचकर आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मुकेश बोला, अगर मैं घर बेच दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, और इसी खेती बाड़ी से जो पैसा आता है उसी से मेरा खर्चा और मेरे बेटे की पढ़ाई हो रही है। तुमने तो आज तक मेरी जरा सी भी मदद तक नहीं की, फिर आज तुम अधिकार कैसे मांग सकते हो?
अर्चना पीछे से बोली, ठीक है, आज नहीं दे सकते हैं तो 2 साल बाद जब आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो उसकी आधी तनख्वाह आप हमारे नाम कर देंगे। मुकेश बोला, मैं औरतों के मुंह नहीं लगना चाहता। क्या मेरे भाई के मुंह में जबान नहीं है? और सुरेश, अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो पहले गांव आओ, पंचायत और रिश्तेदारों के सामने सारी बात कर लेते हैं, फिर पता चलेगा कि किसे कितना मिलना चाहिए या लौटाना चाहिए। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। हफ्ते दिन बाद सुरेश परिवार के साथ गांव आया और बोला, मुझे घर का आधा हिस्सा दे दीजिए ताकि मेरी पत्नी उस हिस्से में अपने हिसाब से रह सके और खाना बना सके। लता बोली, मैं आपकी पत्नी की तरह नहीं हूं कि मुझे 10 लोगों के सामने इसे देवरानी कहने में भी शर्म आए और मैं इसे 2 रोटी भी ना दे सकूं। इतना कहते हुए लता ने चाय पानी दिया और अंदर चली गई। अगले दिन कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी परेशानी बताई। कुछ गांव वालों और रिश्तेदारों ने कहा, सुरेश, तुम्हारे पिता की मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी। जो भी किया है मुकेश ने ही किया है। फिर तुम आज बंटवारा क्यों चाहते हो? मुकेश ने तुम्हारे लिए क्या किया और तुमने इसके लिए क्या किया, पहले ये बताओ। सुरेश चुप हो गया। मुकेश बोला, ये क्या बताएगा, मुझे इससे कभी कुछ नहीं चाहिए था, बस थोड़ी सी मदद मांगी थी कि अपने भतीजे को अपने साथ रखे। पर इसने तो जो शर्त रखी और जो मेरे परिवार के साथ किया वो मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। ना जाने हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई। इसकी शादी के बाद इसने यहाँ आना बंद कर दिया। मैं पूछता था तो ये कहता था बीवी ने इससे वचन लिया है कि ये हमसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। घर पर एक पैसा नहीं भेजता था। पूछता था तो कहता था कर्ज सिर पर है, पूछिए इससे पिछले साल इसने शहर में फ्लैट कैसे खरीदा। सुरेश बोला, अरे भैया, मैंने वो कर्ज लेकर लिया है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम बिल्कुल गंवार के गंवार ही रहोगे। मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। बस गांव की जमीन और ये घर बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मुकेश बोला, सुना आपने, ये हिस्से की बात करता है, फर्ज की तो कभी बात ही नहीं करता। याद है मुझे, इसके कॉलेज के 80,000 रुपयों की सालाना फीस भरने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। पत्नी के गहने गिरवी रख दिए, साहूकार से कर्जा लेकर इसकी हर जरूरत पूरी की। और आज जब ये सुनना ही चाहता है तो मैं सबको बताता हूँ। कॉलेज खत्म होने पर अचानक इसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। मैंने बिना सोचे समझे अगले ही पल इसे अपनी किडनी देने का निर्णय किया, ये सोचकर कि मुझे तो गांव में रहना है, इसे पढ़ना लिखना है, कहाँ बीमार घूमता रहेगा। पर इसने, कहते कहते मुकेश का गला भर आया और वो उठकर वहां से चला गया। लता सिर पर पल्लू रखकर अपने बड़े बुजुर्गों के सामने आई और बोली, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, इनके मन के घावों को और मत कुरेदिए। देवर जी, आप भूल सकते हैं पर मैं भूल नहीं सकती। आप अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहना चाहते थे। उसके लिए आपके भाई ने रात का खाना बंद कर दिया कि शायद उससे भी बचत हो। जो भी पहली फसल होती वो आपके लिए वहां पहुंचा देते। त्योहार में कपड़े हम ले या ना ले, आपके लिए जरूर भेजे जाते थे। आपका हॉस्टल 25 किलोमीटर दूर था, फिर भी आपका ये भाई डब्बे में मिठाई बनवा कर आपके लिए ले जाता और पहला निवाला आपको खिलाता था। आप सब भूल गए। आपने मास्टर्स की पढ़ाई की तो इसी भाई ने पूरे गांव को भोज खिलाया और आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और भाई को बताना भी जरूरी नहीं समझा। बस मेहमानों की तरह महीने बाद खबर भिजवा दी और वही भाई और उसका परिवार आपको बोझ लगने लगा। अरे जो भाई आपके लिए दूसरे के खेत में दिहाड़ी पर काम करता था, कभी अंग भर कपड़ा और भरपेट खाना नहीं खाता था ताकि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर अफसर बन सके, आज वो आपका हिस्सा हड़प लेगा। क्या ये है आपकी सोच? आप ये कभी समझ ही नहीं पाए कि आपके भाई की जान आप में बसती है। वो हमेशा यही कहते थे, मैं इसका भाई नहीं, इसका माँ बाप हूँ, पर यह भावना आपके मन में कभी नहीं थी। कहते कहते लता अपने आंसुओं को पोंछने लगी। अर्चना उधर से आई और बोली, भाभी, ये दोहरा चरित्र किसी और को दिखाना, और मुझे इन गांव वालों पर भी भरोसा नहीं। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। कुछ गांव की औरतें बोलने लगी, कैसी बेशर्म है, न सिर पर पल्लू रखा है न कोई लिहाज। अरे तुम्हारे पति को इस औरत ने बेटे की तरह पाला और तुम आज हिस्सा लेना चाहती हो। जो फर्ज निभाता है वही अधिकार भी पाता है। याद रखो, ये अकेली नहीं है, पूरा गांव इसके साथ है। मुकेश वापस वहां आया और बोला, आप लोग जो फैसला करें मेरे सिर माथे पर। इसे घर और जमीन चाहिए, सब दे दीजिए। मैं फिर से किसी और के खेत में काम कर लूंगा और अपने परिवार को देख लूंगा। तभी कुछ रिश्तेदार खड़े हुए और बोले, नहीं नहीं, कहाँ लिखा है
कि नेकी कर और बस दरिया में ही डालता जा। अरे ये लोग जब इतने स्वार्थी हैं तो हमें भी इनका हिसाब बराबर ही करना होगा। सुरेश बोला, आपके कहने का क्या मतलब है? रिश्तेदारों ने कहा, आज तक तुम्हारी पढ़ाई में, खाने पीने, कपड़े लत्ते में जितना खर्चा हुआ है सब जोड़कर तुम अपने भाई को वापस करो, फिर तुम्हें जमीन और घर में हिस्सा मिलेगा। अर्चना धीरे से सुरेश से बोली, क्या ये जमीन इतनी महंगी है? सुरेश बोला, अरे नहीं, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो उल्टा मुझे ही देने पड़ जाएंगे। अर्चना बोली, फिर तो रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्चना झट से बोली, ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, खेती में जितना भी अनाज होता है उसका आधा तो हमें दे ही सकते हैं। तभी लता सामने आई और बोली, बस बहुत बर्दाश्त किया, हाँ मैं तुम्हें खेती का आधा हिस्सा दूंगी, पर 4 महीने जैसे मैं तुम्हारे घर में रही थी वैसे तुम भी गांव में रहकर मेरे घर का एक एक काम करोगी, तभी वो तुम्हें मिलेगा। अर्चना बोली, क्या मैं यहाँ रहकर झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा करूं? कभी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो जी यहाँ से, भाड़ में जाए खेती बाड़ी। अरे इससे तो मैं घर का एक एक काम करवाती थी, तो क्या मैं भी यहाँ वैसे ही काम वाली की तरह काम करूंगी? मुझे नहीं रहना यहाँ और ना ही कुछ चाहिए। इतना कहकर अर्चना ने अपना बैग उठाया और पति का हाथ पकड़ वहां से निकल गई। मुकेश जाते हुए भाई को देखकर उदास हो गया। लता बोली, जाने दीजिए उन्हें, जब उनके मन में आपके लिए कोई आदर सम्मान नहीं है तो ऐसे रिश्ते का ना होना ही बेहतर है। बस इतना याद रखिए कि हमें अपने बुढ़ापे के लिए कुछ तो संजो कर रखना पड़ेगा। भले ही बेटा हमारा अच्छा हो, पर अब हम किसी से उम्मीद नहीं लगाएंगे, अपने बुढ़ापे का इंतजाम खुद करेंगे। समय बीता, मोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। उसने गांव में माता पिता के लिए 2 मंजिला मकान बनवा दिया। देखते ही देखते 10-12 एकड़ खेती की जमीन भी खरीद ली। फिर भी मुकेश और लता गांव में ही रहते और उन्होंने बेटे को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी दी। हाँ, मुकेश को अपने भाई की कमी जरूर महसूस होती थी, पर जिस भाई ने रिश्ते की कद्र नहीं की, पत्नी के आते ही पिता समान बड़े भाई का सम्मान भूल गया, उस भाई से रिश्ता रहे ना रहे एक ही बात है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।